हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं इमरोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज के चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि पीछे हमने आपसे वादा किया था कि बिहार बोर्ड परीक्षा जो कि 2026 के लिए जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर की विद सॉल्यूशन के साथ लेकर आएंगे। तो यहाँ पे अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं 2026 के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका फुल एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है, मॉडल पेपर के इंपोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो मॉडल पेपर इसलिए जारी किया जाता है ताकि इससे जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके पैटर्न के बारे में पता चल सके, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में पता चल सके। इसलिए बिहार बोर्ड परीक्षा से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी करती है, इससे परीक्षा के पैटर्न के बारे में पता चलता है। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो पिछले साल की तरह इस साल भी सिलेबस और पैटर्न में, जैसे कि पिछले साल में देखा जाए तो पिछले साल की तरह इस साल भी पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इस साल भी आप सभी लोगों के लिए डबल क्वेश्चन का ऑप्शन से दिया गया है, जिसमें से डबल क्वेश्चन दिया गया उसमें से आधा आपको बनाना रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आप सभी को 35 बनानी है, और 20 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 10 बनाना रहेगा, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 3 बनानी रहेगी। और ये आपका सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका संख्या जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें यह देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये टोटल मार्क्स कुल 70 नंबर का होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए जो निर्धारित समय किया गया वो 3 घंटा 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है आपके क्वेश्चन के लिए। तो बिल्कुल भी पिछले साल की तरह इस साल भी पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये कुछ निर्देश आप लोगों के लिए दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा जिससे आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यानी आपका क्वेश्चन जो है वो कुल 3 सेक्शन में पूछे जाएंगे, जिसमें से सेक्शन 1 में आपका दिया रहेगा 1 से लेकर के 70 तक के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, जिसमें से आपको 35 बनानी रहेंगी और इसके 4 विकल्प दिए हैं और इसे OMR शीट में भरनी है। तो और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि परावैद्युतांक का SI यूनिट क्या होता है। परावैद्युतांक का SI यूनिट क्या होता है, आप लोग अगर इसके जवाब जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, अन्यथा इसका जवाब परावैद्युतांक का जवाब कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। निर्वात का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फराड पर मीटर होता है। और यहाँ पे फराड पर मीटर को ही कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और इससे भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो चलिए आगे की तरफ हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आगे की तरफ इसका सोल्यूशन है, तो पहले हम जानते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम बल क्या होता है। तो कूलम बल का फॉर्मूला होता है कूलम बल इज इक्वल टू यानी F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, कूलम का फॉर्मूला होता है। तो इसका ये F इज इक्वल टू हो जाएगी, ये 4 पाई जो है 4 पाई जो है ये कांस्टेंट होता है, अचर होता है, इसलिए इसका वेरिएबल होता है, यहाँ से ये हट जाएगा तो ऑटोमेटिक। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखने के बाद आगे देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे इसे ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू आई, पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो यहाँ पे 2 चार्ज है तो 2 कूलम हो जाएगा, और R स्क्वायर के RE स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम तिरछा गुना करते हैं, तिरछा जैसे इससे गुना होगा और इससे गुना होगा तो करते हैं तो एक दूसरे का जगह रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/F गुना C स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/F इंटू C स्क्वायर बाई R स्क्वायर, मतलब दूरी है तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और अंततः देखिए कि 1/न्यूटन, यहाँ पे फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, तो ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे से नीचे कर गुना कर दीजिए, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर, और ये न्यूटन जो N इसका पावर 1 है नीचे है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर नीचे है वहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस के पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फुल एनालिसिस के बाद इसका अंतिम फाइनल रिजल्ट ये आया। चलिए तो इसका देखते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना होता है। तो ये बिल्कुल लल्लू वाला सवाल है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों में कुल आवेशित 0 होता है, आप लोगों को पता भी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्यूब है और इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें
प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और इसे जब सेल से जोड़ते हैं, इसे जब किसी सेल से जोड़ते हैं तो इसमें इस दिशा से अंदर, इस दिशा से होकर, इस तार से होकर के धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो ये एक दूसरे से घर्षण करेंगे, एक दूसरे से घर्षण करने के बाद अपवाह करेंगे। अपवाह मतलब होता है एक दूसरे से रगड़ कर चलना। तो जब चलेंगे तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन की गति, वो माने इलेक्ट्रॉनों की गति अंदर की तरफ अपवाही होती है, अपवाही होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। वायु संपूर्ण फ्लक्स पूछा गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला होता है QE इज इक्वल टू 1 Q गुना 1/पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये चार्ज वेरिएबल होता है, यानी चार्ज कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर निकल जाएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जब ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट माइनस में 1 हो जाएगा। तो माइनस में 1 हो जाने के बाद इसका देख सकते हैं बिल्कुल ये जवाब सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि विद्युत आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। विद्युत विभव का मान देखा जाए तो ये r के विद्युत क्रमानुपाती होती है, r के विद्युत क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है। तो इसे भी हम डिटेल से निकालते हैं। तो विद्युत विभव यानी V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, इसका फॉर्मूला होता है। तो V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई, कॉन्स्टेंट होता है तो वो तो बाहर निकल जाएगा, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो 1/पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q/R। तो हमें बताना है कि V और R के बीच में रिलेशन बताना है। तो इन सबको अगर साइड करें तो देखते हैं कि V इज इक्वल टू Q/R हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मानेंगे तो ये V और R के बीच में कैसा रिलेशन है। V और R के बीच में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विद्युत क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में ही विद्युत क्रमानुपाती कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 नंबर क्वेश्चन को 64 समरूप बूंद जिनके प्रत्येक की धारिता 5 म्यू फैराड है, तो है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए। बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो हम जानते हैं कि हमें दिया कौन कौन है। तो हमें दिया है N इज इक्वल टू 64 और क्या दिया है, और C दिया है 5 म्यू फैराड, 5 म्यू फैराड दिया है, ये दोनों दिया है। और आगे हम लोग को निकालना है कि बड़े बूंद की धारिता क्या होती है। तो बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला होता है CN⁻⅓ होता है। इसका बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या कहते हैं, C के वैल्यू कितना दिया है 5 अगुने N का वैल्यू कितना दिया है 64, इनका वैल्यू 64 दिया है और इसके पावर 1/3 दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि भाई 5 का 5 गुना रह जाएगा और 64 का जब हम गुणनखंड तोड़िएगा, इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो इसका होगा 4 के पावर 3 और पहले से दिया हुआ है 1/3, तो 3 के 3 कट गया तो ये 5 अगुने 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, 5 होगा 20, यानी 20 म्यू फैराड इसका सही जवाब होगा। तो इसमें 20 म्यू फैराड कहाँ दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की जानकारी से प्राप्त होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी से क्षेत्रों की शक्ति का पता भी चलता है, दिशाओं का भी पता चलता है, आवेश की प्रकृति का भी पता चलता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, आप लोगों को पता होगा। फिर 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, 8वें नंबर पूछा गया धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर उसका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो उसका वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य रहता है, ये आपको पता है। सर्वत्र, इसका सही जवाब सर्वत्र शून्य रहता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आगे अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, अगले क्वेश्चन विभव मापी से क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से हम सभी जानते हैं कि विभव अंतर मापा जाता है और एमीटर से करंट मापी जाती है, यानी धाराएं मापी जाती है, करंट मापी जाती है। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं और अगला क्वेश्चन 10 नंबर में ये पूछा गया है, और दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो वैद्युत फ्लक्स से क्या होगा। कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मान घट सकती है या बढ़ सकती है, घट सकती है या बढ़ सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में एक तार का प्रतिरोध R है, उसे खींचकर आधा व्यास कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो तार का प्रतिरोध R है, उसे खींचकर आधा व्यास कर दिया जाए तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 12 नंबर छूट गया, 12 नंबर पहले देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किसी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, यानी पतला चादर यहाँ पे पूछ रहा है, पतली चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब अल्फा/एप्सिलॉन नॉट होता है, अल्फा/एप्सिलॉन नॉट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 13 नंबर में कि कैपेसिटर 1 2 म्यू फैराड और कैपेसिटर 2 4 म्यू फैराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो बताइए 2 म्यू फैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभव कितना होगा। तो इसका अगर हल करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही लंबा इसका हल होने वाला है। इसलिए आप लोग अपने स्तर से इसका जवाब कमेंट बॉक्स हल करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि प्रभावी धारिता 5 म्यू फैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू फैराड के कम से कम कितने संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि यदि
100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? इसका जवाब सबसे पहले हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 CV स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो हाफ CV स्क्वायर, तो V हो जाएगा, निकालना है C यानी कैपेसिटी, C निकालना है। तो बताइए इसमें आप हल कीजिएगा, तो C निकालने के लिए आपको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2μ/V स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ लिखा जा सकता है। और आगे की तरफ देखिए, C निकालने के लिए अब आपको हम C 2 के 2 म्यू का मान 1 दिया हुआ है, आप लोग ऊपर देख लीजिएगा, और V के स्क्वायर का भी यानी 100 दिया है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, 100 वोल्ट, तो इसे आप देख सकते हैं। और एक ऊर्जा म्यू यानी ऊर्जा 1 दिया है, तो रख दिया है मान। अब इसको हल करने के बाद हमें देखिए अंतिम क्या प्राप्त होता है, 2/4 को 0 हो जाएगा नीचे, तो जब ये चारों 0 को ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में हो जाएगा 2 × 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो 2 × 10 के पावर -4 इसका आंसर होने वाला है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा आंसर होने वाला है, 2 × 10 के पावर -4 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, और 16 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलम हो, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो प्रति सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10 के पावर 18 कूलम, 10 के पावर 18 कूलम होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन से पूरा गलत है, इसको यहाँ पे दशमलव देना चाहिए 6 के बाद, तो क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत प्रिंट आउट हो गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय समतुल्य सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होगी? तो ई स्क्वायर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य सूत्र, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी चालक का संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E में क्या संबंध होता है? तो क्या हम जानते हैं किसी चालक का संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए जल्दी कर रहे हैं इसका समझ। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो धारा घनत्व के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सही जवाब इसका है। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा किरचॉफ के प्रथम नियम का संरक्षण है? तो हम जानते हैं कि किरचॉफ का नियम, हम उस पर भी एक फुल वीडियो लेकर आने वाले हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब आवेश होगा। और आगे की तरफ बढ़ते, आगे की तरफ दिया गया है कि 6 म्यू फराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही बिल्कुल सही जवाब होगा, आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन में आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 अंश है, संभव नहीं, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, कोणों पर आवेश होता है, एक कोण पर न्यूनतम अनुमेय होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, इसका भी जवाब आप लोग सोल्यूशन करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंततः आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन के रूप में, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजीय योग क्या होगा? विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजीय गणितीय योग होता है शून्य होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, बी और सी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तब ए और सी क्या करेगा? तो ए और सी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित होंगे, पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में एक I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विद्युत विभव 200 sin वाट वोल्ट है, परिपथ में शक्ति की हानि होगी कि क्या होगी? तो इसके परिपथ का वैल्यू शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द रूट मीन्स स्क्वायर वैल्व ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I = 16 sin 100 पाई टी दिया है इसका, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है। तो स्क्वायर निकालने के लिए इसका आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका बिल्कुल सही जवाब 30√2 होने वाला है। 2 आवेशों के अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 2 आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच क्यों रखा जाए? आवेशों के इस व्यवस्था को में संतुलन के लिए क्यू का मान कितना होगा? तो संतुलन के लिए क्यू का मान -q/4 होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर अवस्था में हो जाएगा? तो इसका सही जवाब 0। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 काइनेटिक एनर्जी है, यह विकर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह विकर्ण एक्स रे से संबंधित है, एक्स रे गामा रे पराबैंगनी किरण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और 31 नंबर क्वेश्चन परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो परिणालिका में चुंबकीय बीटा = 2μ0 होता है, 2μ0 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो इसका हम सभी जानते हैं कि एक पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य बहुत हाई होता है, एक्स किरण का भी तरंगदैर्घ्य बहुत हाई होता है और सूक्ष्म तरंग की भी बहुत ही हाई होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, तो इसका
गामा रे की किरणें गामा रे की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन 33 नंबर में पूछा गया आरसी परिपथ की परिबाधा होती है। आरसी परिपथ की परिबाधाएं क्या होती है? तो आरसी परिपथ की परिबाधाएं ये √r² + 1/WC² होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? तो इसका जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को पूछा गया है 35 नंबर में श्रृंखला एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? तो विद्युत अनुनाद के लिए सबसे पहले आपको देखा जाए तो विद्युत अनुनाद क्या होता है? तो एल एक्सएल बराबर एक्स सी होता है। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है? तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। चौक गुणांक 0 होता है। चौक गुणांक ऐसे भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है। तो चौक गुणांक का शक्ति गुणांक 0 होता है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समानांतर क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन की तुलना विद्युत वाहक बल दोनों होगा। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। इसका जवाब ये होगा, आप लोग हल करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है किसी चल कुंडली धारामापी के निक्षेप थीटा एवं उसमें प्रवाही धारा में संबंध क्या होता है? तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं, यानी उसमें से करंट चुंबकत्व गायब हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण 90 डिग्री होता है, सब एकदम खड़ा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन के रूप में यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कालांतर हो तो शक्ति का गुणांक मान कितना होगा? तो शक्ति के गुणांक का मान cos थीटा होता है, हम सभी जानते हैं। यानी प्रतिवर्ती धारा और फाई के बीच रिलेशन शक्ति गुणांक देखा जाए तो cos फाई होता है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ये बच्चा वाला सवाल है, आप लोग सबको पता होगा प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और 43वें नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में कौन नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के रूप में बीटा किरणें नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय वर्ण किरण के रूप में यदि 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा? तो वायु के सापेक्ष cos थीटा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं एक लेंस का अपवर्तनांक 1.5 यानी 1.5 है। वायु में की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी इन्फिनिटी होगी। 46 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 46 नंबर क्वेश्चन अगर 4 डाईऑप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है तो उसका आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो उसका आवर्धन क्षमता 2 होगी। अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किसी वस्तु का मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रति वास्तविक और उल्टा होता है। हम सब जानते हैं कि वास्तविक और उल्टा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश की व्यक्तिकरण में फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? तो प्रकाश की चौड़ीकरण में फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? तो फ्रिज की चौड़ाई के रूप में देखा जाए तो तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं यानी 50 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं तीक्ष्ण सीधी कोर से प्राप्त विवर्तन फ्रिजें क्या होती है? तो विवर्तन फ्रिज समान चौड़ाई की नहीं होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेनल दूरी ZF का मान होता है जहां ए प्रकाश की किरण की चौड़ाई और लैम्डा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है आप लोगों को बताना है कि तो इन दोनों में रिलेशन a² होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो यदि परावर्तित और अपवर्तित किरण लंबवत हो तो अपवर्तनांक का मान कितना होता है? √2 होता है, √3 होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं W ओमेगा वाले न्यूमेरिकल से ये सभी आप लोग हल कर लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन के रूप में देखते हैं हाइड्रोजन के लिए बोर अस्थाई के लिए यानी हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थाई कक्षा की त्रिज्या r और बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो 4r होगा सॉरी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन के रूप में कौन सा राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है? तो आवृत्ति प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी। आगे की तरफ बढ़ते हैं चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण क्या कहलाता है? तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण दिक्पात कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गति समानुपाती होती है? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होती है जेड कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति समानुपाती होती है। 61 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा क्या होती है? नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन की ऊर्जा 8 मेगावाट होता है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 62 नंबर कि दशमिक की संख्या ये 8 के पावर 8 के बेस में 10 की द्विधारी संख्या क्या होगी। तो 8 के बेस में द्विधारी संख्या के रूप में देखा जाए तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले द्विधारी योग में 1 + 1 होता है। द्विधारी योग में 1 + 1 क्या होता है तो 10 होता है। इसका फॉर्मूला है हम बताएंगे। अभी 12th का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें से आप लोगों को बेसिक से एकदम सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं। आगे की तरफ देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्यू गेट की बूलियन व्यंजन क्या होगा तो y + ab होता है। और 65 नंबर तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है इलेक्ट्रॉन है। 66 नंबर निम्न में से कौन घटनाएं प्रकाशिकीय तंतु में प्रयुक्त होता है तो कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाशिकीय तंतु में प्रयुक्त होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि पूर्ण तरंगी विस्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति का क्या होगा। निर्गम आवृत्ति का मान 100 होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अंतिम एक अर्धचालक T1 के और T2 के ताप ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध एकदम बिल्कुल बढ़ता है। तो ये रहा आज का कुल 70 के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर एनालिसिस इसी तरह चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि आप लोग जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हमने इस पर ग्रेजुएशन की भी कक्षाएँ शुरू कर दी हैं और इसके बाद हम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सब्जेक्ट का हम इसी तरह एनालिसिस वीडियो बना करके लेकर आए आप सभी लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और जितने भी न्यू इस साल 12th में जाने वाले हैं या 10th में जाने वाले उन लोगों के लिए निर्देश दे रहे हैं कि जैसे ही इन लोगों का एग्जाम खत्म हो गया तो एक हम कोर्स चलाएंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे कोर्स चलाएंगे और उसमें से बिल्कुल आप लोगों को फ्री में तैयारी कराई जाएगी। बस आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिए ताकि इस चैनल का रीच बढ़ जाए और उस जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए अच्छे से कंटेंट लाते रहें। आप लोग के लिए बहुत बढ़िया कंटेंट हम बना करके रखे हुए हैं, उसको रिवील करेंगे एकदम बेसिक से। आप लोग को कोचिंग और ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस स्तर की कंटेंट हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तो बस इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को आगामी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।